रोड पर जितने ठेला ठुली जो भी लगे हुए हैं, हर शाम में देखिएगा हल्ला गाड़ी आता है, उनका सब्जी वाले को सब्जी उठा करके फेंक देगा। तो नीतीश कुमार बताएं कि उनका नेक नियत क्या खराब है? ऐसा बेवकूफ मुख्यमंत्री को नहीं बनाना चाहिए जनता को। इस वक्त जिस शख्स को आप देख रहे हैं, युवा के चहेता और लोजपा राम विलास की बात सामाजिक फोरम पर रखने वाले युवा नेता, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमन सांडिल्य की। अमन सांडिल्य जी, सबसे पहले आपको जन प्रहरी में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आपका कल का कार्यक्रम है 14 अप्रैल का, अंबेडकर जयंती के अवसर पर, यह कार्यक्रम का क्या रूपरेखा है? देखिए 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर उनका 131वीं ये जन्म दिवस है और उस पर हमारी पार्टी ने कार्यक्रम आयोजित की है पटना के बापू सभागार में। आज दैनिक भास्कर में खबर छपी है कि टॉप 34 स्मार्ट सिटी में पटना को नहीं मिली जगह। इसका वजह क्या है? लगातार आपके पुराने साथी बीजेपी की सरकार है बिहार में कई वर्षों से, अगर उसमें 1-2 वर्ष छोड़ दिया जाए, और बीजेपी के सहयोग से ही नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। तो एक लंबा कार्यकाल होता है 16-17 साल, और वैसी स्थिति में भी यदि टॉप 34 स्मार्ट सिटी में पटना जैसे जगह को, जहां से सम्राट अशोक की बात करने वाली सरकार, ये तो शर्म की बात है ना। नीतीश कुमार को शर्मिंदा होना चाहिए। अगर यदि शर्मिंदा नहीं होंगे तो समझिए कि वो सत्ता से चिपकने वाले आदमी हैं, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं, कुर्सी का मोह है उन्हें। जितनी बार रैंकिंग हुई है केंद्र सरकार के एजेंसी द्वारा, किसी भी रैंकिंग में बिहार के किसी शहर को स्मार्ट सिटी के लायक माना ही नहीं गया। उसके पीछे बताया गया कि जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए और सरकार के तरफ से जो सुविधा उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं है। केंद्र सरकार ने पैसा दिया कि आप अपने शहर को पहले नीट एंड क्लीन कीजिए, सफाई व्यवस्था हो, ये हो, वो जो भी है, स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा आ रहा है। आप सीधा सीधा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। आखिर भ्रष्टाचार नहीं है तो केंद्र सरकार जब सभी शहरों को बराबर पैसा दे रही है तो पटना का स्थान क्यों नहीं है 34 स्मार्ट शहरों में? ये तो ये कहने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को 14 लोगों को 100 लोगों को बराबर पैसा दिया गया और कहा गया कि इस काम को सबको करना है। उसमें एक टॉपर होता है और एक सबसे फिसड्डी होता है। तो जो फिसड्डी होता है उसके साथ दो बातें होती हैं, या तो वो नेक और नियत से काम नहीं किया या उस पैसे का गबन कर लिया। तो नीतीश कुमार बताएं कि उनका नेक नियत क्या खराब है या उन्होंने इस पैसे का गबन किया है? पटना आज भी वैसा ही है और इस स्मार्ट सिटी के पैसे को सरकार को दिखाने के लिए कि हम इस प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी के लिए आपके पैसे का हम सदुपयोग कर रहे हैं। ये लोग करते क्या हैं कि झुग्गी झोपड़ी जो गरीबों को बिना आश्रय दिए, बिना ठिकाना दिए झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ देते हैं। रोड पर इस कोरोना महामारी में जितने लोग गरीब हुए हैं, जितने लोगों का रोजगार गया है, जो बाहर से पलायन करके यहाँ आए, बाहर जो पलायन करके गए थे और जो अपने घर को लौट करके आए, उन्होंने रोड पर कहीं चाय का दुकान खोला, कहीं सब्जी का दुकान खोला, कहीं गोलगप्पे का दुकान खोला, यानी रोजगार के उन्होंने अपने स्तर के रोजगार उपलब्ध किए, रोड पर ठेला लगाए। सरकार वहां से खदेड़ना शुरू की। मेरा मानना यह है कि रोड का अतिक्रमण गलत है, मैं उसको गलत मानता हूं, लेकिन सरकार ये बताए कि जितने लाखों की संख्या में जो रोड पर जिनके पास जगह नहीं है अपनी दुकान को लगाने के लिए, जिनकी औकात नहीं है रेंट पर लेकर के अपने धंधे को चलाने के लिए, सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है? आखिर उन्हें जो बार बार विस्थापित कर रही है,
वो कहाँ जाएगा? कहाँ रोजगार खोजेगा अपना? इधर नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सक्षम है रोजगार देने के लिए, कि सरकार ही हर दिन बिहारियों को अपमानित कर रही है। रोड पर जितने ठेला ठुली जो भी लगे हुए हैं, हर शाम में देखिएगा हल्ला गाड़ी आता है, उनका सब्जी वाले को सब्जी उठा करके फेंक देगा, चाय वाले का सारा सिस्टम तोड़ ताड़ करके रख देगा। अरे भाई बताओ ना, वो कहाँ जाएगा? उसके भोजन की व्यवस्था, बच्चों के भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? ये सरकार बताएगी ना। आप किस स्तर पर रोजगार देना चाहते हैं? और जो स्वरोजगार कर रहा है उसको आप उखाड़ क्यों रहे हैं? पहले उसको व्यवस्थित कीजिए। कुछ दिन पहले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हवाई अड्डा के पास गए थे, वहाँ दलित बस्ती में, वहाँ झुग्गी झोपड़ियों को उखाड़ करके फेंक दिया गया। बच्चे बिलबिला रहे थे, भोजन तक और पानी की भी व्यवस्था नहीं थी, वो भूख से तड़प रहे थे। हम लोगों ने वहाँ पर भोजन वोजन पहुँचाया था जा करके। अरे भाई, ये गरीब लोग हैं। इन जिन गरीबों, शोषितों, वंचितों को लेकर के आप राजनीति करते हैं, जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को कहते हैं कि हम साकार करेंगे, जिस कर्पूरी ठाकुर को आपने जननायक कहा और कहते हैं कि हम उनके उत्तराधिकारी हैं, जिस लोहिया को आप अपना गुरु मानते हैं, उनके ही सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। क्या लोहिया ने कहा था कि गरीबों को उजाड़ दो? क्या बाबा साहब ने कहा था कि तुम शहर का विकास इतना करो कि गरीबी को ही खत्म कर दो? तमाम युवाओं से मैं आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, माननीय वेद प्रकाश पांडे जी के अथक परिश्रम को सार्थक बनाने के लिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए बिहार में हो रहे लूट, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण जिस तरह से बढ़ा है और ये सरकार फेल हुई है, इस सरकार के खिलाफ शंखनाद करने हेतु मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि कल बापू सभागार में 11 बजे पहुंचने का कृपा करें। ये मेरा विनम्र निवेदन भी है, प्रार्थना है। आए दिन बिहार में देखा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की यदि हम चर्चा करते हैं तो आए दिन या किसी की हत्या होती है, कहीं लूट होता है तो कहीं बलात्कार हो रहा है। मतलब कि ये क्या हो रहा है बिहार में? सरकार कह रही है कि अपराध का ग्राफ गिरा है, जनता कह रही है कि बढ़ रहा है। अब मैं आपको इसका डिटेल समझाता हूँ। नीतीश जी जो डेटा प्रस्तुत कर रहे थे कि हर सरकार की एक डेटा जारी करके जनता को बेवकूफ़ बनाने का ना डेटा मैनेजमेंट होता है, और उसी डेटा मैनेजमेंट के तहत सरकार अपना दिखाती है कि हमने इतना काम किया, ये किया, वो किया, अपराध घट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स में, बिल्कुल सत्य एग्जाम्पल भी मैं रखूंगा आपके सामने। 2-3 घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा, इसके बाद मुझे पता है कि जो भी इस हमारे और आपके बीच के संवाद को जो भी सुनेगा वो समझने का प्रयास करेगा कि मामला क्या है और नीतीश जी कौन सा खेल खेल रहे हैं ये डेटा दे करके। जैसे देखिए, जब हम थाने में जाते हैं और मान लीजिए कि किसी ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया। अब चोरी करने का मतलब कि मैं जा रहा हूं और वो मेरे पॉकेट से निकाल करके बाइक से आया, भाग गया, ये अपराध हुआ। मैं गया कि FIR लॉन्च कीजिए, ठीक है, और FIR कीजिए, इसके बाद कार्रवाई कीजिए। तो जब आप थाने में जाते हैं कि आप FIR दर्ज कीजिए, तो वहाँ का थानाध्यक्ष हुआ या जो भी प्रभारी हैं, वो कहते हैं कि साहब ऐसा कीजिए कि आप इसको चोरी मत कहिए, आप कहिए कि मेरा मोबाइल खो गया है, हम सनहा दर्ज कर लेते हैं और सनहा दर्ज कर लेने के बाद आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। तो अधिकांश लोग सिम कार्ड के लालच में बिना जिरह बहस किए सनहा दर्ज करा करके चले आते हैं। तो सोचिए कि एक मोबाइल चोरी हुआ लेकिन दर्ज हुआ सनहा, तो चोरी का एक मामला घट गया, कमी आई, एक मामले में कमी आई। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि एक अपराधी की जो वृत्ति है वो बढ़ गई, मनोबल बढ़ा। अब देखिए, दूसरा है कि आप बाइक से जा रहे हैं, 2 लोगों ने पिस्टल भिड़ा करके आपके गाड़ी को छीन लिया,
आप थाने में जाते हैं। ये सच्ची घटना है। दैनिक जागरण के एक रिपोर्टर के साथ ये घटित घटना है, क्राइम रिपोर्टर के साथ, झारखंड का, हम नाम नहीं लेंगे, ये उसके साथ घटित घटना है। और वो कोतवाली जाता है और वहां जाकर कहता है कि साहब रात का समय है, ऐसा ऐसी घटना हो गई है और ये डकैती का केस है, ये रिवॉल्वर भिड़ा करके हमारी गाड़ी को लिया गया है। थानाध्यक्ष ने पहले समझाया कि ऐसा कीजिए कि आप दर्ज करा दीजिए एफआईआर कि ये चोरी हुआ है, डकैती नहीं हुआ है, ठीक है, और इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल जाएगा। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। थानाध्यक्ष ने कहा कि रात भर बैठिए चाहे दिन भर बैठिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब भी हम केस दर्ज करेंगे तो चोरी के रूप में दर्ज करेंगे। यानी पुलिस ने क्या किया कि अपने सर से डकैती का एक मामला खत्म कर दिया और उसको एक सामान्य चोरी के रूप में डाल दिया, ठीक है। ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ, जैसे अभी दीपक मेहता की हत्या हुई, तो दीपक मेहता की हत्या में पुलिस ने खुलासा किया कि जमीन विवाद का मामला है, आपसी जमीन विवाद का मामला है। अरे यार, जमीन विवाद हो या कोई विवाद हो, वो आपराधिक एक वारदात था, तुम उसको गैर इरादतन हत्या मत बनाओ कि आपस में झड़प हुआ, कुछ लोग गए मार दिए। ये गैर इरादतन हत्या में और एक आपराधिक जो हत्या है, दोनों में अंतर हो जाता है। तो आप जो मैं कहना चाह रहा हूं कि किस तरह से प्रशासन अपने डेटा को, अपराध का जो ग्राफ बढ़ने वाला जो डेटा ग्राफ बढ़ाता, उसको ये किस तरह से ग्राफ को घटाने का काम करते हैं, ये मैनेजमेंट आप समझने का प्रयास कीजिए। मेरे साथ एक फ्लैट को लेकर के विवाद हुआ, मेरा फ्लैट मेरे नाम पर रजिस्ट्री, ठीक है, और किसी दबंग के चलते उसमें हमसे समस्या हुई। मैंने दानापुर थाने को बोला जा करके, हालांकि मैं ये नहीं कर रहा हूं, थाना आया, बाद में आया, एक दिन के बाद आया, लेकिन वो मामला दर्ज किया है कि नहीं किया है, वो भी उस पर भी संशय है। आप तो सीधा सीधा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में जो आपराधिक घटना हो रही है या अपराध जो हो रहे हैं वो सरकार पोषित अपराध हो रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये हुआ? इसे क्या समझा जाए, इसे क्या समझा जाए? ये सरकार ये पोषित आतंक ये अपराध न है। दिन दहाड़े छिनैती हो रहा है कि नहीं? किसी महिला का चेन छीना जा रहा है, किसी का कुछ छीना जा रहा है। अब ये हमारे गली में ये जो ड्रीम ज्वेल अपार्टमेंट है, 2 बजे 2:30 बजे दिन में फ्लैट में घुस करके 10 लाख रुपया बैंक से, रिटायर्ड थे वो, बैंक से निकाल करके ला रहे थे, या फ्लैट में घुस करके से 10 साढ़े 10 लाख रुपया छीन करके भाग गया। ये क्या है? ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास के। हम लोग दहशत में रह रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार को नींद आती होगी, यहाँ की जनता को, जो शरीफ जनता है ना, ये शरीफ जनता को नींद नहीं आ रही है। इस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है और ये कहते हैं कि मेरा डेटा बता रहा है कि अपराध में कमी आई है, रैंकिंग में सुधार हुआ है। ऐसा बेवकूफ मुख्यमंत्री को नहीं बनाना चाहिए जनता को। अरे नहीं संभलता है गृह विभाग तो किसी और को दे दीजिए, इस्तीफा दीजिए, जाइए, युवाओं के हाथ में सत्ता दीजिए, और तब देखिए कि हम कैसे अपराध को नियंत्रण करके दिखाते हैं। अपराधियों के मनोबल पर बुलडोजर चलना चाहिए। अपराधियों के मनोबल पर बुलडोजर चलना चाहिए और गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, या अनुसूचित जनजाति के हों या अनुसूचित जाति के हों, मैं सबकी बात कर रहा हूं। हमारी पार्टी सभी समुदाय को लेकर के चलने वाली है। अगर अन्याय सवर्ण के साथ भी होगा तो उसके साथ हम खड़े हैं, अगर अन्याय दलित के साथ होगा तब भी खड़े हैं, अति पिछड़ों के साथ होगा तब भी खड़े हैं। आप सुन रहे थे अमन सांडिल्य को और मैं हूं अभिषेक कौशिक। देख रहे हैं जनप्रहरी मीडिया।